गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी आवाज़ परफेक्टली सुनाई दे रही है, वीडियो परफेक्टली दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले कुछ भी पूछने से पहले पहले एक बार वाई टाइप कर दो, जिससे कि मैं क्लास को स्टार्ट कर पाऊं और आपसे थोड़ी सी बातें कर पाऊं। फटाफट से वाई टाइप करिए। लेट अस स्टार्ट द क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगैन। जो भी कनेक्ट हो रहे हैं, बार बार कहने वाली बात नहीं है, अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों सब में शेयर करो एक बार बढ़िया तरीके से, लाइक ठोक दो एक बार। जितने भी पॉसिबल कनेक्शंस बना सकते हो बनाओ। बच्चा बढ़िया कनेक्ट होना चाहिए। क्लास बहुत मजेदार होने जा रही है, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीखने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग से वर्ड्स हैं, इंटरेस्टिंग से न्यूज हैं। फटाफट से विद इन अ मिनट हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक का टाइम है आपके पास, आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। ऑडियंस ग्रो होनी चाहिए जिस तरह से ग्रो हो रही है, ठीक है। चलिए। एक पूछ रहा मेरे गले में कौन सा फ्लावर है। ये फ्लावर नहीं है, माइक है बेटा, ठीक है। क्या होगा तुम्हारा? तुम ही फ्लावर मालूम पड़ रहे हो मेरे को तो। चलिए, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार बढ़िया तरीके से लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन अगर किसी ने दबाया नहीं है, कोई पहली बार कनेक्ट हो रहा है मेरे साथ, पहले कभी कनेक्ट नहीं हुआ है, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत ही बढ़िया सी बात भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे पास कंसिस्टेंटली या तो यूट्यूब कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम पर या फिर पर्सनल नंबर्स पर मैसेज आ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ और पढ़ा दो, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, अभी मैंने इनिशियली प्लान किया हुआ है कि मैं मोस्ट प्रोबेबली 1 नवंबर से एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का बैच लेकर आऊंगा। कोई पढ़ाता नहीं है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो उसमें आपको ट्रेन करने की कोशिश करूंगा और साथ में कुछ ना कुछ ग्रामर वाला भी लेकर आऊंगा। ग्रामर का भी कुछ क्रैश कोर्स टाइप का 1 महीना 1.5 महीने का, जिससे कि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे दिसंबर जनवरी के आसपास एग्जाम में बैठेंगे, तो उनके लिए रीडिंग और ग्रामर का मैं कुछ ना कुछ डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी ये कंसिस्टेंटली सवाल पूछते रहते हैं बार बार कि सर ग्रामर पढ़ा दो, सर ये पढ़ा दो, रीडिंग पढ़ा दो, तो भैया पढ़ा देंगे। पहले एक बार जरा इसका थोड़ा बढ़िया फ्लो बनने दो। एक बार 1 तारीख से दिवाली वगैरह निकल जाए तो 1 तारीख से जो है उसको भी शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले आप बढ़िया तरीके से तैयार होने चाहिए एग्जाम के लिए। चलिए, क्लासेस की प्लेलिस्ट आज बन जाएगी, तो आप वहां पर वो कैप के सेक्शन में जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब सारों के चेहरे पर अगर स्माइल है, घर में एक जगह तुमने पकड़ी हुई है जहां से बैठकर तुम जोर जोर से चिल्ला सकते हो, कोई टेंशन करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आज का जो है करंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, समाचार जो है, उसको मैं लेकर आया हूं। देखिएगा, पढ़िएगा सवाल को जरा ढंग से। कहा है कि एज पर द रिपोर्ट डैश गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड अ 10 मेंबर स्टेट लेवल कमिटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। कल के न्यूज़पेपर में काफी बड़ा सा कॉलम आया हुआ है, और जनरली जब बात आती है किसी भी स्पीशीज के एंडेंजर होने की या किसी भी स्पीशीज पर लुप्त होने का खतरा होता है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए थोड़े से क्या बन जाते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट ये जो है बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, सवाल मैं दोबारा एक बार दोहरा देता हूं। कहा जा रहा है कौन सी सरकार ने, कौन सी गवर्नमेंट ने एक 10 मेंबर की कमेटी बनाई है, किसके लिए? कंजर्वेशन। किसके कंजर्वेशन के लिए? वल्चर्स, गिद्धों के कंजर्वेशन के लिए किसने जो है कमेटी बनाई है? आंसर है इसका तमिलनाडु। आंसर क्या है इसका? तमिलनाडु जो है उसने जो है कमिटी बनाई है। किसके लिए? गिद्धों के कंजर्वेशन के लिए। वल्चर्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। अब क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे क्या है? एक कारण है। कारण यह है कि 1993 से लेके 2003 के बीच में जो वल्चर्स हैं, ये वल्चर्स की मैंने फोटो लगा रखी, गिद्ध कहते हैं इनको,
1993 से लेके 2003 के बीच में ये जो वल्चर्स की पॉपुलेशन है, इनमें आप यकीन नहीं मानेंगे 96% की कमी आई है। कितनी कमी आई है? 96% जो वल्चर्स हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। और क्योंकि ये विलुप्त हो चुके हैं तो इनको कंजर्व करने का समय है। पहली बार ये 2006 में बनाई गई थी, अभी दोबारा से बनाई गई है। कौन से स्टेट ने बनाई है? तमिलनाडु ने जो है इस कमिटी का गठन किया है। आपके लिए जो कीवर्ड्स रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर चीज में देखिएगा, सबसे पहले तो आपको वल्चर नाम सुनते ही याद आना चाहिए कि कोई भैया 10 मेंबर की जो है स्टेट लेवल कमिटी बनी है। अब सवाल यही आएगा कौन से स्टेट ने बनाई है। स्टेट पूछें तो तमिलनाडु बनाइएगा, स्टेट पूछें तो क्या बताइएगा कि तमिलनाडु। कितने प्रतिशत विलुप्त हो चुकी हैं? 96% हो चुकी हैं 1993 से लेके 2003 तक। तो ये सवाल जो है एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा क्या हो सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जो वल्चर्स हैं, जो गिद्ध हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए एक स्टेट ने 10 मेंबर की कमेटी बनाई है। 10 मेंबर की जो कमेटी बनाई है, कौन से स्टेट ने बनाई है? तमिलनाडु ने बनाई है। किसने बनाई है? तमिलनाडु ने जो है वो गठन किया है। क्योंकि ये जो वल्चर हैं, ये जो गिद्ध हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली कम हो रही है और ये विलुप्त होने की कगार पर है। किस कगार पर है? विलुप्त होने की। और ये जो वर्ड दिख रहा है ना विलुप्त, जो प्यारा सा शब्द है विलुप्त, इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे वोकैबुलरी के सेक्शन में। एग्जामिनेशन का पूछा हुआ है, इसका एक सिनोनिम भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आया था। अगर आप देखेंगे तो जो शब्द मैंने उठाया हुआ है ये सीधा सीधा मैंने हेडलाइन से ही उठा लिया है। सीधा सीधा इस शब्द को मैंने कहां से उठाया है बेटा? सीधा सीधा हेडलाइन से ही उठाया हुआ है। वर्ड है हमारा एंडेंजर्ड। एक बार सारे के सारे मेरे साथ रिपीट कर दीजिए। वर्ड क्या है हमारा? वर्ड है हमारा एंडेंजर्ड। द राइट वर्ड इज एंडेंजर्ड। वर्ड क्या है हमारा? एंडेंजर्ड जो है वर्ड है। एंडेंजर्ड का मतलब क्या है? जो खतरे में हो, जो खत्म होने का खतरा जिसके ऊपर हो, विलुप्त होने का खतरा जिस पर हो, खात्मे का खतरा जिसके ऊपर हो, उसको हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड कहते हैं। डेंजर शब्द इसमें एडेड है, इसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रजाति किसमें है? खतरे में है। खतरा किसका? विलुप्त होने का खतरा, खत्म होने का खतरा। तो विलुप्त होने के कगार पर अगर कोई प्रजाति होती है तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड कहते हैं। आज के समाचार में जो है वल्चर्स जो हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं, इसीलिए तमिलनाडु ने जो है 10 मेंबर की एक कमिटी बनाई हुई है। वर्ड है हमारा एंडेंजर्ड। द वर्ड इज एंडेंजर्ड। जो शब्द है हमारा एंडेंजर्ड है। मैं चाहता हूं सारे के सारे बच्चे जितना पॉसिबल एनर्जी है उतने पॉसिबल एनर्जी के साथ इस शब्द को एक बार रिपीट करें। वर्ड है हमारा एंडेंजर्ड। वर्ड क्या है हमारा? एंडेंजर्ड। अब देखिए एंडेंजर्ड को लेकर एक चमचमाता हुआ सिनोनिम आपको बार बार दिखता होगा। हर जगह एंडेंजर के लिए एक शब्द यूज होता है जो बहुत ही कॉमन है, जो बहुत ही क्या है? कॉमन है। वो शब्द इसमें नहीं है। वो शब्द क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा। वो शब्द है एक्सटिंक्शन। क्या शब्द है? एक्सटिंक्शन। डायनासोर्स क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मतलब क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्शन का मतलब होता है गायब हो जाना, जीरो हो जाना, विलुप्त हो जाना। तो भैया पहला हम सिनोनिम जो मान सकते हैं वो मान सकते हैं क्या? एक्सटिंक्शन। क्या मान सकते हैं? एक्सटिंक्शन। क्या मान सकते हैं? एक्सटिंक्शन। ओरिजिनल वर्ड क्या है हमारा? एंडेंजर्ड। कौन एंडेंजर हो रहा है? वल्चर एंडेंजर हो रहे हैं। कमिटी कौन बना रहा है? तमिलनाडु कमिटी बना रहा है। तमिलनाडु कमिटी बना रहा है क्योंकि वल्चर क्या हो रहे हैं? एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। किस पर? एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। अगर मैं कहता हूं हिज लाइफ इज इन पेरिल, हिज लाइफ इज इन पेरिल, तो इसका मतलब है उसका जीवन पेरिल में है। पेरिल का मतलब है खतरे में है। उसका जीवन किस में है? खतरे में है। और उसी पेरिल से एक शब्द बना है, शब्द है
इम्पेरिल। शब्द क्या है? इम्पेरिल। इम्पेरिल का भी मतलब होता है अगर कोई खत्म होने के खतरे में है, अगर कोई फिनिश होने के खतरे में, अगर कोई जीरो होने के खतरे में है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं इम्पेरिल। तमिलनाडु में ये जो वल्चर्स हैं ये इम्पेरिल होने के खतरे में है। किसमें है? इम्पेरिल होने के खतरे में है। इसीलिए जो सरकार है वो 10 मेंबर की कमिटी का गठन उसने किया है। पहला शब्द। दूसरा शब्द क्या हो गया? इम्पेरिल। तीसरा एक फ्रेज है पुट एट रिस्क। रिस्क का भी मतलब होता है खतरे में होना, ठीक है। पुट एट रिस्क का मतलब क्या हुआ? कोई चीज खतरे में रखी गई है। क्यों रखी गई है भाई? अगर नहीं रखेंगे तो जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे इम्पेरिल और पुट एट रिस्क। क्या है? इम्पेरिल और पुट एट रिस्क। फटाफट से यार एक बार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बच्चों को कनेक्ट करो, ठीक है। मैं देख रहा हूं बच्चे आते हैं 300 तक, बट थोड़ा लेट हो जाते हैं आने में। तो भाई जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, समय पर आओ। पूरा सेशन लगाओगे 50-55 मिनट, 1 घंटे का, तब मजा आएगा। पूरी एनर्जी के साथ लगाओ। पार्ट टाइम मत लगाओ, फुल टाइम लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इम्पेरिल। दूसरा है पुट एट रिस्क। एक ईडियम टाइप का होता है, इन डीप वाटर, गहरे पानी में। इन डीप वाटर, गहरे पानी में, एक ईडियम है। इसका मतलब भी होता है खतरे में होना। और किसके खतरे में होना? खात्मे के खतरे में होना, खत्म होने की कगार पर होना। वर्ड है हमारा इन डीप वाटर। द वर्ड इज इन डीप वाटर। द वर्ड इज in deep water. If something is in deep water, it means it is at risk. अगर कोई चीज कहां पर है? डीप वाटर में है, तो वो किस में है? रिस्क में है। तमिलनाडु में जो वल्चर्स हैं वो किस में है? डीप वाटर में है। किस में है? डीप वाटर में है। लिटरली मत लीजिएगा इसको, इसका मतलब है खतरे में है, खत्म होने के खतरे में है। तीसरा है इन डीप वाटर। एग्जाम का पूछा हुआ इडियम है इन डीप वाटर। इन डीप वाटर। वर्ड क्या है? इन डीप वाटर। क्या है? इन डीप वाटर। चौथा जो नियरेस्ट है वो है वल्नरेबल। क्या वर्ड है? वल्नरेबल। वर्ड है वल्नरेबल। बोल दीजिए मेरे साथ एक बार, वल्नरेबल हमारा पहला शब्द है। इतनी जबरदस्त आवाज आनी चाहिए, घर में गूंज जाए। 4 शब्द हैं हमारे। पहला है इम्पेरिल। याद रहेगा, पेरिल का मतलब खतरा, इम्पेरिल मतलब खतरे में होना। दूसरा वर्ड है पुट एट रिस्क। दूसरा वर्ड क्या है? पुट एट रिस्क। तीसरा इडियम है इन डीप वाटर। तीसरा जो है वो क्या है? हमारा इडियम है, मतलब है इन डीप वाटर। और चौथा और आखिरी जो दिख रहा है वो है वल्नरेबल। कैसे बोलेंगे? वल्नरेबल। वल्नरेबल, ऐसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, वल्नरेबल। जोड़ दीजिए इसको, वल्नरेबल। क्या बन गया? वल्नरेबल। क्या बन गया? वल्नरेबल। ये हमारा चौथा शब्द है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी। तो भैया क्या हो गए हमारे 4 साइनोनिम्स तैयार हैं। वर्ड था हमारा ओरिजिनली एंडेंजर्ड। क्या था? एंडेंजर्ड। अब कोई चीज खतरे में है, कोई चीज खत्म होने की कगार पर है, अगर हम उसके उल्टे में आए, एंटोनिम्स में आए, तो मतलब वो सुरक्षित है, उसको कोई खतरा नहीं है। सुरक्षित है मतलब प्रोटेक्टेड है। सुरक्षित है मतलब प्रोटेक्टेड है। सुरक्षित है मतलब उसके चारों तरफ ढाल लगी हुई है, चारों तरफ शील्ड लगी हुई है, मतलब है शील्डेड है। मतलब क्या है? शील्डेड है। शील्डेड है मतलब उसको दोनों चारों तरफ से गार्ड कर रखा है, वो सुरक्षा में है, उसकी स्टेज पर, उसकी स्टेट को कोई भी खतरा नहीं है, यानी वो सेफ गार्डेड है। यानी वो क्या है? सेफ गार्डेड है। तीनों बहुत ही प्यारे शब्द हैं। प्रोटेक्टेड, सुरक्षा में होना, शील्डेड, ढाल के अंदर होना, सेफ गार्डेड, सुरक्षा घेरे में होना। तीनों का सेम ही मतलब है, प्रोटेक्टेड, शील्डेड और सेफ गार्डेड। तीनों शब्द क्या हैं? प्रोटेक्टेड, शील्डेड और सेफ गार्डेड। प्रोटेक्टेड, शील्डेड और सेफ गार्डेड। बोल दीजिए एक बार, प्रोटेक्टेड, शील्डेड और सेफ गार्डेड। प्रोटेक्टेड, शील्डेड और सेफ गार्डेड। ओरिजिनल वर्ड क्या? एंडेंजर्ड। कौन है एंडेंजर्ड? वल्चर है एंडेंजर्ड। कहां पर? तमिलनाडु में। बनाई गई है क्या? कमिटी। कितने मेंबर की? 10 मेंबर की। एंडेंजर्ड है मतलब विलुप्त होने के कगार पर है, इम्पेरिल होने के कगार पर है, पुट एट रिस्क है, इन डीप वाटर है, वल्नरेबल है। क्या नहीं है? प्रोटेक्टेड नहीं है। क्या नहीं है? शील्डेड नहीं है। क्या नहीं है?
सेफ गार्डन नहीं है। होपफुली आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट जम गया होगा। आते हैं हम दूसरे समाचार पर, और याद रखिएगा जो हमारा आज का सेकंड न्यूज है, ये बात आप मुझसे लिखवा लीजिए, अगले 6, 8, 10 महीने इस न्यूज की चर्चा होने ही वाली है, होती रहेगी। आपको हर दूसरे दिन ये समाचार में जरूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। 1 महीने पहले भी आया था, आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब पहले अनाउंस हुई थी तो उसके रिलेटेड एक समाचार था जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, सवाल कहीं से भी टपक सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या है, मैंने बड़ी डिटेलिंग में लिखा हुआ है। क्या कहा जा रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। Consider the following statement regarding national credit framework. Which of the following is incorrect? ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं नीचे 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और ये 5 स्टेटमेंट हैं किसके बारे में? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं एनसीआरएफ के नाम से इसको हम जानते हैं। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। क्या है? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है। अब ये है क्या नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, तब हम समझेंगे। पहले जरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अनवील्ड द ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने इस एनसीआरएफ का ड्राफ्ट को अनवील किया है, यानी ये बाहर लेकर आए हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको बाहर लेकर आए हैं। अब ये होता क्या है, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आपने अगर पहले पास में न्यूज फॉलो किया है तो आपने जरूर पढ़ा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, एनईपी 2020 के बारे में जरूर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। इसके तहत क्या हुआ है, हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है हमारे देश में, उसको रिवैम्प करने की कोशिश की गई है। जो पुराना कंजर्वेटिव सिस्टम था, जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था, उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश की गई है। और हॉलिस्टिक एजुकेशन, हॉलिस्टिक से मेरा मतलब है सिर्फ कॉपी किताबों वाली शिक्षा नहीं, पूरी ओवरऑल शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। और बच्चों को जो नंबर है या बच्चों का जो रिजल्ट है वो भी मैप सिर्फ कॉपी किताब वाले टेस्ट के आधार पर नहीं, उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ हो रही है उसके आधार पर किया जाएगा। और इसी एनईपी के अंडर आता है एनसीआरएफ। क्या आता है? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। अब ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है क्या? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो यह कहता है कि बच्चों को हर काम के लिए, चाहे वो स्कूल में किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो सफाई में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फेस्टिवल मना रहे हैं, या चाहे वो कुछ और कर रहे हैं, सबके लिए उन्हें क्या दिया जाएगा? क्रेडिट दिया जाएगा। क्रेडिट मतलब एक क्रेडिट, एक नंबर, एक टोकन दिया जाएगा। और ये क्रेडिट जो है कलेक्ट होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे। अभी क्या होता है कि सारे स्कूल्स में, मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आपके 75% मार्क्स आए हैं, तो वो जो जानकारी है वो सिर्फ उस स्कूल तक सीमित है। आप कहीं और जाएंगे, मान लीजिए आप कहीं और एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे इतने प्रतिशत मार्क्स थे, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा। हो सकता है जिस नए स्कूल में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो क्रॉस चेक करके वेरीफाई भी करे भैया क्या था, कैसे था। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा सुनिए तीसरा स्टेटमेंट। दूसरा मैं डिस्कस करूंगा लेकिन तीसरा पढ़ लेते हैं। असाइड फ्रॉम क्लास टेस्ट, एक्टिविटीज सच एज फेस्टिवल सेलिब्रेशंस एंड स्कूल क्लीनिंग विल अर्न क्रेडिट्स। बच्चे जब ये काम में इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे क्लास टेस्ट हो गया, एक्टिविटीज हो गई, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस हो गया, स्कूल क्लीनिंग हो गया, तो बच्चों को मिलेगा क्या? क्रेडिट मिलेगा, यानी टोकन पॉइंट की तरह मिलेगा। और ये टोकन पॉइंट कहां पर स्टोर रहेगा? दैट विल बी स्टोर्ड, याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। ये एक सर्वर जैसा होगा जहां पर बच्चे के पॉइंट्स जो हैं वो स्टोर रहेंगे। बच्चे का जो अकाउंट है वो उसके आधार से लिंक्ड होगा। किससे लिंक्ड होगा?
आधार से लिंक्ड होगा। फायदा क्या होगा, एक ही नेशन वाइड सर्वर पर अपलोडेड है, बच्चा कहीं भी जाता है। आज दिल्ली का बच्चा तमिलनाडु में पढ़ने के लिए जाता है तो वो जो स्कूल है वो उसका क्रेडिट ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकता है, उसकी परफॉर्मेंस ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है, उसको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इससे क्या होगा कि बच्चे के पास फ्रीडम होगा नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का। वो अपना इंस्टीट्यूट जो है अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता है, इन हो सकता है, आउट हो सकता है, तो फ्रीडम भी उसमें आएगा। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसके आधार पर याद रखने हैं। पहला तो आपने याद रखना है कि जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है ये है क्या, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर की गाइडलाइंस है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ठीक है, पहले तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। दूसरा, ये किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। तीसरी बात आपको यह याद रखनी है कि बच्चों को क्या दिए जाएंगे, क्रेडिट दिए जाएंगे। किस पर दिए जाएंगे, सारा हॉलिस्टिक लर्निंग जो वो स्कूल में लेते हैं, जैसे कि एक्टिविटीज है, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस है, स्कूल क्लीनिंग है। और चौथी बात आपको याद रखनी है कि ये सारा जो क्रेडिट है ये एक कॉमन सर्वर पर स्टोर होगा और उस कॉमन सर्वर का नाम है एबीसी। क्या नाम है उसका, एबीसी। और उसे क्या कहते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्या कहते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। चौथी जानकारी आपको ये याद रखनी है। पांचवी जानकारी जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आधार विल बी यूज्ड फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट को रजिस्टर करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, आधार का प्रयोग किया जाएगा। और उसे एक एकेडमिक अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, जैसे कि बैंक का अकाउंट नंबर होता है कि भैया ये लो तुम्हारा अकाउंट नंबर है, अपना क्रेडिट यहां पे चेक कर लेना। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात जो जरूर पूछी जा सकती है वो क्या है, किसी भी स्टूडेंट को पास होने के लिए कम से कम कितने क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी, 40 क्रेडिट की। यानी अगली साल जाने के लिए ऑब्वियसली वो एग्जाम देगा, लेकिन एग्जाम के अलावा उसको 40 क्रेडिट जो है वो अर्न करने पड़ेंगे। और इस 40 क्रेडिट को अर्न करने के लिए उसके पास 1200 आवर्स की शिक्षा, यानी 1200 आवर्स उसको स्कूल में देना जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा। एक साल के अंदर उसको 1200 आवर्स देने पड़ेंगे, जहां पर उसको 40 क्रेडिट हासिल करने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। जो एग्जाम वगैरह हैं वो उसी तरह चलते रहेंगे, लेकिन 40 क्रेडिट उसको हासिल करने पढ़ेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना, मैं एक बार रिपीट करता हूं। क्या नाम है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। पहली चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज कि ये कहां पर बच्चों के क्रेडिट स्कोर होंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी। दूसरी चीज क्या हो गई, एबीसी। किसका इस्तेमाल होगा इस अकाउंट को बनाने के लिए, आधार का इस्तेमाल होगा। तीसरी चीज ये हो गई, कितने क्रेडिट चाहिए होंगे, 40 क्रेडिट चाहिए होंगे। कितने घंटे पढ़ेंगे बच्चे, 1200 आवर्स देने पड़ेंगे स्कूल में मिनिमम, तब जाके वो आगे के लिए क्या होंगे, क्लियर होंगे। इसी को मैंने, ये जो सारी जानकारी है जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, उसी को हिंदी में, हालांकि मैंने आपको इसको हिंदी में समझा दिया, लेकिन फिर भी जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए ये खुद पढ़ना होगा, आपके लिए जरूरी है इसको पढ़ना। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरी गट फीलिंग कहती है कि यहां से सवाल जरूर आएगा, क्योंकि ऐसी जो सिचुएशंस हैं, ऐसे जो न्यूज है, यहां से सवाल जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में जो समाचार है वो ये है। समाचार जो है, जो न्यूज़पेपर में जो आया है वो ये आपके यहां पर दिखाई दे रहा है, ऑल स्कूल स्टूडेंट्स टू बी पार्ट ऑफ यूनिफाइड मतलब इकट्ठा। सारे के सारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो अब एक ही क्रेडिट सिस्टम के अंदर आएंगे, एक ही क्रेडिट सिस्टम के अंदर आएंगे। ये जो है हमारा क्या है, समाचार है। अब देखिए जरा इसका वर्ड क्या है जो हम टैकल करने वाले हैं। यहां पर राइट में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। लिखा हुआ है, द प्रपोज्ड नेशनल क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम बिकम्स इंपैरेटिव। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, द प्रपोज्ड नेशनल
credit accumulation and transfer system becomes imperative in view of the national education policy। कहा जा रहा है ये जो करंट सिस्टम है, जो मैं भी पिछले पेज पर डिस्कस करके आया हूं, ये क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंपैरेटिव है। ये कोई चॉइस नहीं है, इसको लागू करना सबके लिए, हर स्कूल के लिए क्या होगा? अनिवार्य होगा। क्या होगा? अनिवार्य होगा। इंपैरेटिव कम से कम 3-4 बार एग्जाम में एज अ सिनोनिम पूछा हुआ है। वर्ड क्या है हमारा? इंपैरेटिव। ये जितनी भी बातें मैंने पिछले पेज पर डिस्कस की थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इनको लागू करना क्या होगा? इंपैरेटिव होगा। क्या होगा? इंपैरेटिव होगा। मतलब क्या? अनिवार्य होगा, जरूरी होगा, चॉइस नहीं होगी, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार मेरे लिए सारे के सारे बच्चे मिलके जोरदार कंप्लीट एनर्जी के साथ फटाफट से इंपैरेटिव वर्ड को रिपीट कर दीजिए, मजा ही आ जाए। वर्ड है इंपैरेटिव। फटाफट से द वर्ड इज इंपैरेटिव। द वर्ड इज इंपैरेटिव। चलिए अब देखिए, इंपैरेटिव के साथ कुछ मजेदार वर्ड्स हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए वर्ड जो पहला आपको देखो, इसको पहले तो देख लेते हैं फ्रेज क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, मतलब बहुत ही जरूरी, अनिवार्य कोई चीज है, उसको इंपैरेटिव कहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा वॉलंटियर्स, सुना है ना? वॉलंटियर्स। अब वॉलंटियर्स का मतलब क्या होता है? वॉलंटियर्स का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से कोई काम करना चाहे, जो अपनी इच्छा से कोई काम करना चाहे। जैसे स्कूल में कभी कभी पीटी टीचर थे, हमारे पीटी सर होते थे, 4 बच्चों को क्लास से उठा के ले जाते थे, कहते थे जरा 4 बच्चे उठ जाओ, ग्राउंड की सफाई करनी है। तो 4 बच्चे उठ के चले जाते थे। वो क्या होते थे? वॉलंटियर्स होते थे। अब उनको वॉलंटियर्स क्यों कहा जाता था? उनको वॉलंटियर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो काम कैसे कर रहे हैं? वॉलंटरी कर रहे हैं। वॉलंटरी कर रहे हैं मतलब उनकी चॉइस है, अगर वो चाहें तो मना भी कर सकते हैं, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। पीटी सर ने कोई भी 4 बोले थे, आप अपनी इच्छा से हाथ उठाकर कि कौन इस बकवास हिंदी क्लास को अटेंड करेगा, मैथ की क्लास को अटेंड करेगा, बाहर ग्राउंड में घूमेंगे, आप अपनी इच्छा से आपने हाथ उठाया और आप चले गए। अपनी इच्छा से हाथ उठाया तो आप क्या कहलाए? आप कहलाए वॉलंटियर्स। आप कहलाए वॉलंटियर्स। क्यों कहलाए आप वॉलंटियर्स? क्योंकि यह काम आपने अपनी चॉइस से किया, आपने वॉलंटरी थे, आपने वॉलंटरीली इस काम को किया। वॉलंटरी का मतलब होता है जब चॉइस हो, और जब चॉइस ना हो, जब चॉइस ना हो, कोई काम अनिवार्य हो, तो आप जानते हो कि अगर हम किसी चीज से पहले इन लगा दें तो उसका उल्टा मीनिंग हो जाता है। तो वहीं से वर्ड जो है, वर्ड बनता है हमारा इनवॉलेंटरी। द वर्ड इज इनवॉलेंटरी। क्या है? इनवॉलेंटरी। पुष्पा सही कह रही हो, लेकिन मानना पड़ेगा। वर्ड क्या है? इनवॉलेंटरी। द वर्ड इज इनवॉलेंटरी। द वर्ड इज इनवॉलेंटरी। द वर्ड इज इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी ना करने वाला काम, इनवॉलेंटरी मतलब अनिवार्य है, जरूरी है। यह शब्द जो दूसरा है, यह तो आप सुनते ही होंगे हर जगह, मैंडेटरी। क्या है? मैंडेटरी। स्कूल में कहते थे प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना हर बच्चे के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है, अनिवार्य है, आना ही पड़ेगा, नहीं तो 2 रुपए का फाइन लग जाएगा। वर्ड क्या है? मैंडेटरी। वर्ड क्या है? मैंडेटरी। वर्ड क्या है? मैंडेटरी। वर्ड क्या है? मैंडेटरी। सिम कार्ड तुम लेने जाते हो, दुकान वाला कहता है आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, फोटो लूंगा तभी सिम मिलेगा। आधार देना तुम्हारी क्या है? ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है, देना ही पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ऑब्लिगेशन से ही बना ऑब्लिगेटरी। क्या बना? ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का भी मतलब क्या होता है? अनिवार्य। जब कोई चीज क्या हो? अनिवार्य हो, तो उसको ऑब्लिगेटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्लिगेटरी। अब अगर आप देखिए तो क्या कहा जा रहा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आता है, उसको लागू करना सबके लिए इंपैरेटिव है, सबके लिए इनवॉलेंटरी है, सबके लिए मैंडेटरी है, सबके लिए ऑब्लिगेटरी है, और सबके लिए आखिरी वर्ड है
परैम्पटरी है। क्या है, एक बार बोल दीजिए, परैम्पटरी। जुबान लड़खड़ाएगी, लेकिन बोल दीजिए वर्ड क्या है, परैम्पटरी। बोलिए एक बार परैम्पटरी, बोलिए एक बार परैम्पटरी। ये 4 गोल्डन वर्ड्स हैं, एक ही सांस में रिपीट कर डालो। ओरिजिनल वर्ड है इंपेरेटिव, चारों सिनोनिम, आवाज आनी चाहिए जोर से। पहला वर्ड है इनवॉलेंटरी, द सेकंड वर्ड इज मैंडेटरी, द थर्ड वर्ड इज ऑब्लिगेटरी एंड द फाइनल वन इज परैम्पटरी। क्या है, परैम्पटरी। यहां पर आप देखेंगे तो चारों ही सेंटेंसेस में आपको जरूरी 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 अनिवार्य 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 की खुशबू आएगी। अब अगर हम इसकी उल्टी डायरेक्शन में जाएं, एक चीज अनिवार्य है और दूसरी चीज में चॉइस है। एक चीज अनिवार्य है, दूसरी चीज में क्या है, चॉइस है। तो अनिवार्य का उल्टा क्या हो जाता है, चॉइस। और चॉइस से ही वर्ड बना है चोजन, वहीं से बना है क्या, चोजन। इलेक्टिव, आपने इलेक्शन का नाम सुना होगा। इलेक्शन में सब थोड़ी ना हो जाते हैं इलेक्ट। इलेक्ट करना चॉइस होती है, इसको चुन लो, उसको चुन लो, उसको चुन लो, उसको, किसी भी एक को चुन लो। क्या है आपकी, चॉइस है। 2 वर्ड्स बढ़िया से, पहला चोजन, दूसरा इलेक्टिव। पहला चोजन, दूसरा इलेक्टिव। पहला चोजन, दूसरा इलेक्टिव। तीसरा बहुत ही आसान है, ऑप्शनल। तीसरा बहुत ही आसान है। हम कंपटीशन वालों की तो जिंदगी ही ऑप्शनल में बीती हुई है, करते ही रहते हैं हम, एमसीक्यूज करते हैं, क्या होते हैं, ऑप्शनल ही तो होते हैं मेरे भाई। अनिवार्य थोड़ी ना कि पांचों पे टिक लगा के आना है। 5 में से कोई एक उठा लो, 4 में से कोई एक उठा लो, ऑप्शंस हैं, चॉइस है। क्या है, चॉइस है। तो आप देख रहे हैं ये सारे शब्द क्या हैं, उल्टे हैं इंपैरेटिव के, जहां पर पहला चोजन है, दूसरा इलेक्टिव है, तीसरा ऑप्शनल है। और मुझे लगता नहीं है कि मुझे वॉलेंटरी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मैं इनवॉलेंटरी डिस्कस कर कर आया हूं। ऑब्वियस सी बात है, इनवॉलेंटरी का उल्टा वॉलेंटरी ही होगा। तो ये 4 वर्ड्स हमारे एंटोनिम के रूप में तैयार है। चोजन हो गया, दूसरा क्या हो गया, इलेक्टिव हो गया, तीसरा क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया, और चौथा क्या हो गया, वॉलेंटरी हो गया। मेरे ख्याल से बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में ये घुस चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार क्विक रिवीजन ले लें दोनों समाचारों का, जरा ले लेते हैं। देखिए पहला समाचार क्या था, पहला था कि वल्चर को प्रिजर्व करने के लिए तमिलनाडु ने बनाई कमिटी। वल्चर कैसे थे, एंडेंजर्ड थे। कैसे थे, एंडेंजर्ड थे, विलुप्त होने की कगार पर थे, इंपैरल में थे, रिस्क में थे, डीप वाटर में थे, वल्नरेबल थे। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनसीआरएफ था। एनसीआरएफ के अंदर क्या हो रहा था कि क्रेडिट सिस्टम चल रहा था। क्रेडिट सिस्टम के अंदर क्या हो रहा था, किसके अंडर आ रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। एबीसी नाम के जगह पर सारा डेटा स्टोर होना था, आधार का इस्तेमाल होना था, बच्चे को 40 क्रेडिट पॉइंट लाने हैं, 1200 घंटे मिनिमम देना जरूरी है। ये सारा हमारा इसका कोलेशन हो गया। उसके लिए जो शब्द आया वो शब्द आया इंपैरेटिव। इंपैरेटिव के ये 4 सिनोनिम और 4 एंटोनिम। अब भी दिमाग में नहीं छपेगा तो भैया कभी नहीं छपने वाला। आते हैं तीसरे समाचार पर, जरा ध्यान से देखिएगा। बढ़िया प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, जरा देखिए एक बार, पढ़िए जरा इसको। जरा एक बार पढ़ डालिए फटाफट से। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कहा जा रहा है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन, इसको याद रखे, ग्रेको रोमन रेसलर। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन, पहला भारतीय ग्रेको रोमन रेसलर जिसने मेडल जीता, कहां पर, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या, ग्रेको रोमन रेसलर कौन है जिसने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है, जिसने क्या जीता है, पदक जीता है, कौन है, यह पूछा जा रहा है। आई थिंक आप पिक्चर स्टक हैं, आप देख पा रहे हैं मुझे। आई थिंक देख पा रहे होंगे आप मुझे।
चलिए 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, आई थिंक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्टक हो गया है, ज़रा लाइन पे रहिएगा, मैं करता हूँ इसको ठीक। लाइन पे रहेगा, मैं ठीक करता हूँ इसको। आई थिंक कोई कंसर्न है टेक्निकल, आप लाइन पे रहिए प्लीज़।
रहेगा जरा लाइन पर, एक बार कोशिश कर रहा हूँ, अगर कुछ कनेक्ट होता है तो एक बार लाइन पर रहेगा प्लीज। आई थिंक अभी आप मुझे देख पा रहे होंगे, अगर देख पा रहे हैं तो एक बार वाई टाइप करिएगा। आई थिंक अभी एकदम परफेक्ट है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या कहा जा रहा है। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रेको रोमन रेसलर किसने मेडल जीता है? किसमें? वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है किसने मेडल जीता है? आंसर इसका है साजन भानवाला। क्या नाम है इसका? इनका नाम क्या है? साजन भानवाला जो है, इन्होंने जो है ग्रेको रोमन रेसलर में अंडर 23, याद रखिएगा इसको, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। किसको जीता है? अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप को साजन भानवाला ने जो है वो जीता है। अब ये हो कहां पे रहा है? स्पेन में हो रहा है, ये भी याद रखिएगा, स्पेन में हो रहा है। पहले इंडियन ग्रेको रोमन रेसलर ये बने हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। साजन भानवाला, याद कर लीजिए। फोटो मैंने इनकी यहां पर लगाई हुई है, फोटो मैंने इनकी यहां पर लगाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर भी एक बढ़िया शब्द है। अगर किसी ने एग्जाम दिया था पिछले साल का, एसएससी का 2020 का दिया था, तो उन्होंने इस शब्द को देखा होगा, सिनोनिम में पूछा गया था। शब्द है रैकन। शब्द क्या है? रैकन। अब देखो यहां पर इन्होंने कहां पर यूज किया है? यहां पर इन्होंने कहा है कि इन द 60 किलोग्राम कैटेगरी सुमित गॉट बैक टू मेडल रैकनिंग व्हेन ही मेड द राउंड। रैकनिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या होता है? अनुमान लगाना। दो लोग आपस में, दो लोगों में प्रतियोगिता हो रही है, स्पेशली मान लो ये रेसलिंग हो रही है, तो दूसरा वाला क्या कर रहा है? खड़े होकर रैकन कर रहा है, अनुमान लगा रहा है कि ये सामने वाला क्या स्टेप लेगा। आपने डिस्कवरी वगैरह पर देखा होगा कि क्या होता है कि नदी किनारे जो है कोई हिरन है, कोई बफलो है, कोई काव है, वो पानी पीने के लिए आती है। वहां पर अंदर पानी में क्या होता है? क्रोकोडाइल होता है। वो अनुमान लगा रहा होता है कि कब जंप करना है इसके ऊपर। तो बेसिकली ऐसी चीजों के लिए जब हम एक्शन लेने के लिए, अटैक करने के लिए पहले क्या करते हैं? अपने एक्शंस को नापते हैं, भांपते हैं, अनुमान लगाते हैं कि करना रहेगा भी सही या नहीं रहेगा। उसको हम रैकन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रैकन कहते हैं। याद करिएगा स्पेलिंग क्या है? RECKON। RECKON। ये वर्ब है, एडजेक्टिव गलत लिखा हुआ है, वर्ब है ये। क्या है? RECKON। अब देखिए क्या है? टू कैलकुलेट समथिंग अप्रोक्सीमेटली। टू कैलकुलेट समथिंग अप्रोक्सीमेटली, जब हम किसी चीज को अप्रोक्सीमेटली क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। जब हम किसी चीज को क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैकन कहते हैं। अब देखिएगा इसके जो वर्ड्स हैं, देखिए ओरिजिनल वर्ड थोड़ा सा मुश्किल मालूम पड़ता है, लेकिन इसके जो सिनोनिम्स है वो बहुत ही सिंपल है। देखिए पहला सिनोनिम है कैलकुलेट। क्या है? कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब हम सारे जानते हैं। एस्टिमेट, एस्टिमेट का भी मतलब होता है अनुमान लगाना। जो वर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो वर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा या जिसके पूछे जाने के बढ़िया चांसेस होंगे, वो वर्ड है गेज। वो वर्ड क्या है? गेज शब्द जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है।
अगर मैं कुछ गेज कर रहा हूं, सपोज करिए, ध्यान से सुनिए, मैं कहीं बैठा हुआ हूं और मेरे सामने कुछ चल रहा है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और मैं दूर से खड़ा हुआ गेज कर रहा हूं कि पता नहीं ये किस बारे में बात कर रहे होंगे, शायद इस बारे में बात कर रहे होंगे, शायद उस बारे में बात कर रहे होंगे। व्हाट आई एम डूइंग इज, आई एम रेकनिंग, मैं अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं गेज करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर बातचीत है किस बारे में ये। तो ये हमारे 3 शब्द हैं, पहला है कैलकुलेट, दूसरा है एस्टिमेट और तीसरा है गेज, चौथा है कंजेक्चर। लिखिएगा क्या वर्ड है, कंजेक्चर। वर्ड इज कंजेक्चर। कैलकुलेट, एस्टिमेट, गेज, कंजेक्चर। कैलकुलेट, एस्टिमेट, गेज, कंजेक्चर। कैलकुलेट, एस्टिमेट, गेज, कंजेक्चर। ये 4 शब्द याद रखिएगा। इसके जो एंटोनिम्स है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार नजर दौड़ा लीजिए। वर्ड है सस्पेक्ट और डिस्क्रेडिट। सस्पेक्ट और डिस्क्रेडिट। रेकन का मतलब अनुमान लगाना। साजन भांडवाला जब लड़ रहे थे तो प्रतिद्वंदी को लेकर अनुमान लगा रहे थे कि भाई ये आगे क्या करने वाला है, और इनके अनुमान क्योंकि सही बैठे इसीलिए ये जीत पाए। अनुमान लगाना मतलब रेकन कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, एस्टिमेट कर रहे थे, गेज कर रहे थे, कंजेक्चर कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगले समाचार पर। अगला न्यूज देखिए क्या है। ये बढ़िया समाचार है। ऐसा समाचार भी, ऐसे जो न्यूज हेडलाइंस हैं या न्यूज पॉइंट्स हैं एग्जाम में ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। 2 मैंने बढ़िया से लोगो लगा रखे हैं, आपने पहले जरूर देखे होंगे। एक लोगो है मेक माई ट्रिप का और एक लोगो है ओयो का। मेक माई ट्रिप का लोगो है और ओयो का लोगो है। अब जरा समाचार सुनिए, क्वेश्चन सुनिए क्या है। क्वेश्चन है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगा दी। किस पे पेनल्टी लगा दी, मेक माई ट्रिप पर पेनल्टी लगा दी है। किसके लिए, फॉर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। आपको पता है कि मेक माई ट्रिप जो है मार्केट लीडर है जब टूरिज्म की बात आती है। टूरिस्ट जो बुकिंग वगैरह कराते हैं उनके क्या है, ये मार्केट लीडर्स हैं। तो इन्होंने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाया ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग स्पेस में। क्यों लगाया, दोबारा सुन लीजिए पूरा न्यूज क्या है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर पेनल्टी ठोक दी। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि मेक माई ट्रिप तुमने क्या किया है, तुम क्योंकि मार्केट को डोमिनेट करते हो, तुम मार्केट के लीडर हो, तो इस लीडरशिप का फायदा उठाते हुए तुमने इन ओयो वालों के साथ एक गुपचुप अग्रीमेंट कर लिया, एक गुपचुप अग्रीमेंट कर लिया, कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट कर लिया, और उस अग्रीमेंट के तहत तुमने इस ओयो को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, जो कंपटीशन के हित में नहीं है, जो कंपटीशन के हित में नहीं है। ये तुमने गलत तरीके से साठगांठ करके ओयो को जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। कोई कॉन्फिडेंशियल डील तुमने कर ली थी। सवाल आएगा सीसीआई ने, एक सवाल यह आ सकता है कि जुर्माना लगाया किस पर है, जुर्माना किस पर लगाया है। तो याद रखिएगा मेक माई ट्रिप पर, मेक माई ट्रिप पर, इसके साथ साथ ओयो पर भी लगाया है, ओयो पर भी लगाया है। और आज का समाचार, आज का न्यूज मैं पढ़ रहा था सुबह सुबह, तो कल मैं कवर करूंगा उसको। तो आज के न्यूज में यह है कि गूगल पर भी इन्होंने लगा दिया है लगभग 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना, लगभग 1300 करोड़ का गूगल पर भी लगा दिया। किस लिए लगाया वो मैं कल डिस्कस करूंगा। आज सवाल है कि मेक माई ट्रिप पर सीसीआई ने कितने का जुर्माना लगाया है। तो आंसर है उसका 223.5 करोड़। आंसर है इसका 223.5 करोड़ का जुर्माना जो है वो मेक माई ट्रिप पर लगाया गया है। और साथ में ओयो पर भी 169 करोड़ का जो है वो जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि मेक माई ट्रिप ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाते हुए ओयो को फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी। जुर्माना लगाया किसने है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, सीसीआई जो है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है जुर्माना लगाने की कोशिश की है। अब यहां से बेटा 1-2 सवाल और पूछे जा सकते हैं। वो सवाल कैसे हो सकते हैं, जैसे एमएमटी का हेडक्वार्टर कहां पर है,
तो भैया इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है। एमएमटी का, मेक माई ट्रिप का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? गुड़गांव में है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है मेक माई ट्रिप के? तो इसके फाउंडर है दीप कालरा। कौन है इसके फाउंडर? दीप कालरा। कौन है इनके फाउंडर? दीप कालरा। हो सकता है ओयो के फाउंडर के बारे में भी पूछे, तो याद रखिएगा ओयो के फाउंडर तो बहुत फेमस है, कंसिस्टेंटली आपको हेडलाइंस में दिखते हैं। इनका नाम है रितेश अग्रवाल। इनका नाम है रितेश अग्रवाल। एक बेहतरीन आइडिया से इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। नाम है इनका रितेश अग्रवाल। नाम क्या है इनका? रितेश अग्रवाल। नाम क्या है इनका? रितेश अग्रवाल। ये छोटी छोटी जानकारी याद रखिएगा। मैं फटाफट से रिफ्रेश कर देता हूं। सीसीआई ने जुर्माना लगाया किस पर? मेक माई ट्रिप पर, ओयो पर। मेक माई ट्रिप पर कितना लगाया? 223.5। ओयो पर कितना लगाया? 169 करोड़। मेक माई ट्रिप के फाउंडर कौन? दीप कालरा। और आपके ओयो के फाउंडर कौन? रितेश अग्रवाल। ये याद रखिएगा आप, आपका काम जो है हो जाएगा। इससे ज्यादा डीप एग्जाम में पूछते नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया शब्द है और हॉट फेवरेट है एग्जाम का। अगर आप देखेंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया शब्द है और ये कई मल्टीपल एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है और इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा समय भी ज्यादा लगाऊंगा। हालांकि मेरे 7-8 मिनट 10 मिनट बर्बाद हो गए थे टेक्निकल एरर की वजह से, लेकिन इसको पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। 5-7 मिनट ज्यादा लग जाए कोई फर्क नहीं है। देखिए वर्ड क्या है? वर्ड है पैरिटी। वर्ड क्या है? पैरिटी। इसको क्या बोलते हैं? पैरिटी। कहां लगा हुआ है? देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है पैरिटी नहीं दिखाई और आपस में मिलजुल के घपला कर लिया। बेसिकली ये कहने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने पैरिटी नहीं दिखाई और आपस में मिलजुल कर घपला कर लिया। अभी जो वर्ड है ना पैरिटी, ध्यान से सुनो पहले इसको। ये बहुत बढ़िया शब्द क्यों है? क्योंकि एक रूट वर्ड है। अब रूट वर्ड क्या है वो क्या समझते हैं? देखिए रूट वर्ड ये है कि जो पैरिटी शब्द है ना पूरा, इस पैरिटी का जो पार है, ये जो PAR है, लैटिन में इसका मतलब होता है इक्वल, समान। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। पैरिटी का जो पार है उसका मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। ये एक रूट वर्ड है और इसी वजह से पैरिटी का मतलब भी इक्वल होता है, समानता होता है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि इस पार रूट वर्ड से सिर्फ पैरिटी नहीं बनता, और भी कुछ शब्द बनते हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे के सारे वर्ड्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसमें पहला है डिस्पैरेज, दूसरा है नॉन पेरिल, तीसरा है कंपेयर और चौथा है डिस्पैरिटी। चारों के चारों वर्ड्स इसी पार रूट पर बने हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे मैंने इनको क्या कर रखा है? हाईलाइट कर रखा है। तो समझिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम जो वर्ड डिस्कस कर रहे हैं वर्ड है हमारा पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, समानता। क्या है? समानता। क्या है? समानता। अगर दो लोग एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं, तो दोनों में क्या है? पैरिटी है। दोनों में क्या है? पैरिटी है। क्या है? हमारा संविधान कहता है कि हर सिटीजन में आपस में क्या होनी चाहिए? पैरिटी होनी चाहिए। सभी समान है। सभी क्या है? समान है। सभी एक जैसे होने चाहिए। तो पैरिटी का मतलब है समानता। याद रखिए, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। ऐसा स्टेट जहां पर सब क्या हो? समान हो। ऐसा स्टेट जहां पर सब क्या हो? समान हो। इसको हम कहते हैं पैरिटी। क्या कहते हैं? पैरिटी। एक बार फटाफट से रिपीट कर दीजिए। वर्ड है पैरिटी। अब इसके जो आप देखेंगे सिनोनिम्स, साइनोनिम्स देखेंगे तो आप पाएंगे पहला वर्ड इक्वालिटी। बहुत ही सिंपल सा शब्द है। शब्द क्या है? इक्वालिटी। हमने अपनी लाइफ में इसको कई बार सुना होगा। वर्ड क्या है? इक्वालिटी। दूसरा सेमनेस, एक जैसा। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी याद करने में दिक्कत आएगी। इक्वालिटी का भी मतलब ज्यादातर को पता होगा और सेमनेस का भी मतलब ज्यादातर को पता होगा। याद रखना किसको? पैरिटी को याद रखना। किसको याद रखना? पैरिटी को। अब देखो बचपन में 9वीं 10वीं क्लास में मैथ्स जब पढ़ते थे तो एक चैप्टर होता था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का चैप्टर होता था, उसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ते थे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे होते थे? जो किसी ना किसी तरीके से एक जैसे होते थे।
या तो उनके एंगल सेम होते थे, या फिर उनकी ब्रेड्थ और जो ये जो साइड्स की लेंथ होती थी ये सेम होती थी, तब वो कहलाते थे क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो कोई चीज अगर कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कोई चीज अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब भी है कि वो समान है। क्या है, वो समान है। तो कॉन्ग्रुएंट का भी मतलब क्या होता है, समानता ही होता है। 3 बढ़िया वर्ड्स हमारे तैयार हैं। पहला है इक्वालिटी, दूसरा है सेमनेस, तीसरा है कॉन्ग्रुइटी, चौथा है करस्पॉन्डेंस। चौथा क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस। चौथा क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस। चौथा क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस। ओरिजिनल वर्ड याद रखिएगा, वर्ड है पैरिटी। वर्ड क्या है, पैरिटी। द ओरिजिनल वर्ड इज पैरिटी। द ओरिजिनल वर्ड इज पैरिटी। इसके 4 बढ़िया से सिनोनिम्स हैं, इक्वालिटी, सेमनेस, कॉन्ग्रुइटी और करस्पॉन्डेंस। और क्या है, करस्पॉन्डेंस। अब देखो ध्यान से सुनो, समान 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 समान, ये 4 वर्ड आ गए। ना हो समान, ना हो समान। एक अकाउंटेंट है, अपने मालिक को हिसाब देता है, अकाउंटेंट का जो हिसाब है मालिक के हिसाब से मैच ही नहीं खाता, यानी मालिक का हिसाब कुछ और, अकाउंटेंट का हिसाब कुछ और, यानी दोनों अकाउंट्स में क्या है, असमानता है। क्या है, असमानता है। असमानता का मतलब डिस्क्रिपेंसी है। दोनों ही अकाउंट्स में क्या है, डिस्क्रिपेंसी है। दोनों ही अकाउंट्स में क्या है, डिस्पैरिटी है। दोनों ही अकाउंट्स में क्या है, डिस्पैरिटी है। दोनों ही अकाउंट्स में क्या है, डिस्क्रिपेंसी है। क्या है, डिस्क्रिपेंसी है, डिस्पैरिटी है। डिस्क्रिपेंसी है, डिस्पैरिटी है। डिस्क्रिपेंसी है, डिस्पैरिटी। जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। अगर किसी चीज में डिस्क्रिपेंसी है तो मतलब वो समान नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है, कुछ ना कुछ उनमें क्या है, फर्क है। क्या है, फर्क है। ठीक है, आज अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में, इंडिया में जो क्लासेस हैं अलग अलग, उनकी इनकम में बहुत डिस्क्रिपेंसी है, मतलब बहुत असमानता है। कोई कम अर्न कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा अर्न कर रहा है, कोई बहुत ही ज्यादा अर्न कर रहा है। क्या बोलेंगे, डिस्क्रिपेंसी और डिस्पैरिटी। आई होप आपको याद रहेंगे, बहुत ही प्यारा वर्ड है पैरिटी। आते हैं इससे बने हुए जो कुछ शब्द हैं उन पर। पहला वर्ड है डिस्पैरेज। बोल दीजिए एक बार मेरे साथ, पहला वर्ड क्या है, डिस्पैरेज, या डिस्पैराज भी बोलते हैं कुछ लोग। वर्ड है डिस्पैरेज। अब डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है, 2 लोग हैं, ये वाला इसको छोटा दिखा रहा है, कह रहा है तू मेरे बराबर नहीं आ सकता, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। उसको क्या कर रहा है, अपने समान नहीं होने दे रहा, अपने से नीचे बता रहा है, कह रहा है तू मेरे बराबर का नहीं है, तू मेरे से नीचे है, तू मेरे से नीचे है, तू मेरे से नीचे है। यानी इक्वल नहीं कंसिडर कर रहा उसको। क्या नहीं कर रहा, अपने बराबर का कंसिडर नहीं कर रहा। तो डिस्पैरेज करने का 2 मतलब होते हैं। एक मतलब होता है जब हम किसी को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं। जब हम किसी की इंसल्ट करते हैं तो यह माना जाता है कि हम उसको बिलिटिल कर रहे हैं, छोटा दिखा रहे हैं, अपने बराबर का नहीं समझते। तो समझिए, इफ यू डिस्पैरेज समवन or something, you say unpleasant words that show you have no respect for that person or thing. जब आप किसी को डिस्पैरेज करते हैं तो आप ये दिखाते हैं, आप अनप्लेजेंट, बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये दिखाते हैं कि आपके मन में उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर सिंपल सी बात देखें, यू कंसिडर देम नॉट इक्वल टू यू, आप उन्हें मानते हैं कि वो आपके बराबर नहीं है। तो डिस्पैरेज का मतलब है किसी को इंसल्ट करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना। ये दोनों सिनोनिम्स के तौर पर आपके पास आ सकते हैं। किसी को इंसल्ट करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी को अपने बराबर ना समझना, वर्ड है डिस्पैरेज। वर्ड क्या है हमारा, डिस्पैरेज। याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिएगा दूसरा वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, नॉन पैरिल। इसको क्या बोलते हैं, नॉन पैरिल। नॉन पैरिल, नॉन पैरिल कहते हैं जिसकी कोई बराबरी ना हो, जिसकी कोई तुलना ना हो, जो इतना बेहतरीन हो कि किसी का उससे कंपैरिजन ही ना किया जा सके। अगर
कोई इस लेवल पर पहुंच चुका है कि वो इतना बढ़िया बन चुका है कि उसके बराबर कोई टिक ही नहीं सकता, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो नॉन पैरेलल वर्ड यूज करते हैं। जब हम समथिंग नॉन पैरेलल हैज नो इक्वल, उसके समान कोई नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज मच बेटर देन ऑल अदर्स, क्योंकि वो बाकी दूसरों से सबसे क्या है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है, उसको हम कहते हैं नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल जो है वर्ड है जब कोई बराबर ही ना हो। विराट कोहली का आप एग्जांपल ले लीजिए। विराट कोहली जो है वर्ल्ड क्रिकेट में अभी हम उनको इनके लिए जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो नॉन पैरेलल है। उनके सामने उनके बराबर का जो स्किल है वो कोई लेकर नहीं आया है, ना बराबर हो सकता है। तो नॉन पैरेलल का मतलब जब कोई उस कंपैरिजन में आ ही ना पाए। कंपेयर आप शब्द ने अपनी जिंदगी में बहुत सुना होगा। कंपेयर जब हम करते हैं तो बराबर नहीं होने देते, हम कहते हैं, हम देखते हैं कि ये ज्यादा है ये कम है, बराबर नहीं हो सकता। कंपेयर का मतलब तुलना करना होता है, इसको मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं। पैरिटी का जस्ट उल्टा, जो अभी मैंने डिस्क्रिपेंसी बताया था, पैरिटी का जस्ट उल्टा होता है डिस्पैरिटी। क्या होता है? डिस्पैरिटी। सिंपल भाषा में बोले तो अनइक्वल। अनइक्वल जब इक्वल ही ना हो, बराबर ही ना हो, उसको हम डिस्पैरिटी बोलते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज करिएगा और कनेक्ट करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को। आगे आते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा ये भी बढ़िया सवाल है। हु हैज गेन्ड अ मल्टी ईयर डील फ्रॉम इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो। आपको आइडिया होगा हमारी हस्ती, स्पेशली हमारी जो कंपनीज हैं उनका रुतबा कितना ज्यादा है कि उन्होंने क्या किया हुआ, साइंड, हु हैज साइंड अ मल्टी ईयर डील। एक डील साइन हुई है कई सालों के लिए। किसने साइन की है? रिलायंस जियो ने साइन की है। किसको, किस लिए साइन की है? टू बिल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट 5G नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क बनाने के लिए जो है एक डील साइन हुई है। सवाल है कि रिलायंस जियो ने वो डील किसके साथ साइन की है? तो आप देखिए, रिलायंस जियो ने ये जो डील साइन की है वो साइन की है किसके साथ? नोकिया के साथ साइन की है। डील ये कहती है कि जियो जो है वो टेक्नोलॉजी देगा, जियो जो है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा, और नोकिया जो है उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएगा। ये डील जो है आपस में हुई है किसकी? जियो और नोकिया की। अब जियो सैमसंग के साथ भी करने जा रहा है, लेकिन जियो जो है किसके साथ की है? नोकिया के साथ की है, इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने की। और याद रखिएगा, नोकिया का नाम जब जब आता है, एक फिक्स सवाल एग्जाम में 2 या 3 एग्जाम्स में मैंने देखा है, वो सवाल ये है कि ये जो नोकिया कंपनी है इसका ओरिजिन क्या है, ये कौन से देश की कंपनी है। अक्सर ऑप्शंस में यूएसए आता है, चाइना आता है, यूके आता है, लेकिन याद रखिए इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। आंसर है नोकिया जो कंपनी है वो फिनलैंड की कंपनी है। एक फिनिश कंपनी है। कहां की है ये? फिनलैंड की कंपनी है। कहां की कंपनी है ये? फिनलैंड की जो है ये कंपनी है। क्या की कंपनी है ये? फिनलैंड की कंपनी है। इस तरीके से इसको देख लीजिएगा। जियो के चेयरमैन का नाम पूछे तो आकाश अंबानी जो है वो जियो के क्या है? चेयरमैन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आखिरी हम जो वर्ड देखने जा रहे हैं वर्ड है डिप्लॉय। अब देखिए डिप्लॉय कहां पर यूज किया गया है, पहले वो समझ लेते हैं। यहां पर कहा जा रहा है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एरिक्सन विल डिप्लॉय इट्स एनर्जी एफिशिएंट 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर जियो। कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार डिप्लॉय किए जाएंगे क्या? कुछ नेटवर्क डिप्लॉय किए जाएंगे। अब डिप्लॉय के 2 मतलब होते हैं। चाइना बॉर्डर पर जैसे ही टेंशन बढ़ती है, इंडिया क्या करता है? अपने और सोल्जर्स को वहां पर डिप्लॉय कर देता है, और सोल्जर्स को वहां पर डिप्लॉय कर देता है। तो डिप्लॉय का एक मतलब तो होता है तैनात करना। एक मतलब क्या होता है? तैनात करना। कि इंडिया ने क्या किया? सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, जब भी कोई टेंशन हो जाती है, डिजास्टर हो जाता है, आर्मी शहर में डिप्लॉय कर दी जाती है। मतलब
तैनात कर दी जाती है। तो डिप्लॉय का जो बेसिक मीनिंग है वो तो तैनात करना ही है, लेकिन एक मीनिंग और है जो बहुत लोग नहीं जानते, वो है स्प्रेड कर देना या खोल देना। किसी चीज को स्प्रेड कर देना या खोल देना, उसको भी डिप्लॉय करना कहते हैं। मतलब है टू यूज समथिंग इन ए यूजफुल एंड सक्सेसफुल वे। आपने सुना होगा किसी चीज को खोल देना या किसी चीज को फैला देना, उसके लिए भी हम डिप्लॉय वर्ड का यूज करते हैं। इसका जो सबसे कॉमन सिनोनिम है वो है इंस्टॉल। आप सबने सुना होगा, अगर हम किसी चीज को इंस्टॉल कर देते हैं तो उसको यूज करने लगते हैं, वो फैलने लगती है। दूसरा है स्प्रेड आउट और तीसरा है एस्टैब्लिश। तीन शब्द है हमारे, इंस्टॉल, स्प्रेड आउट और एस्टैब्लिश। कौन कौन से हैं? इंस्टॉल, स्प्रेड आउट और एस्टैब्लिश। 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 फैलना, फैलना, फैलना। और जब सब एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेट। तुम्हारे विचार इधर उधर घूम रहे हैं, कभी तुम मनाली सोच रहे हो, कभी तुम शिमला सोच रहे हो, कभी तुम स्कूल सोच रहे हो, कभी तुम कॉलेज सोच रहे हो। तुम क्या नहीं कर पा रहे हो? कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। अगर कॉन्सेंट्रेट करने लग जाओ तो सारे ख्याल कहां पर आ जाएंगे? एक बिंदु पर आकर रुक जाएंगे। तो फैलने का उल्टा क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट करना होता है। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट करना होता है। याद रखिएगा, ये हमारा जो है डिप्लॉय। नेक्स्ट वर्ड है कुछ क्विक। हमारे जो है ये वोकैब वाला सेशन हम कर चुके हैं। कुछ क्विक करंट अफेयर्स हैं जो हम डिस्कस करने लेते हैं एक बार फटाफट से। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, टू द पॉइंट है ये, ठीक है। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस एक कंपनी है जिसने रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया का जो इंटरनेट फ्रीडम है, इंटरनेट को लेके जो स्वतंत्रता है, उसका जो स्कोर होता है, उसका एक मापदंड होता है, एक स्कोर होता है, वो इंप्रूव हो गया 2 पॉइंट से। पहले कुछ और था, अब 2 पॉइंट बढ़ गया है। पूछ रहे हैं कितना हो गया अभी? तो फ्रीडम हाउस, कीवर्ड्स देखिए, फ्रीडम हाउस के तहत भारत का जो इंटरनेट फ्रीडम स्कोर है वो अब 51 हो चुका है। वो अब कितना हो चुका है? 51 हो चुका है। पिछली साल ये 49 था। पिछली साल ये क्या था? 49 था। अब कितना हो चुका है? 51 हो चुका है। 51। इंटरनेट की आजादी, इंटरनेट को यूज करने की स्वतंत्रता, इंटरनेट को यूज करने की स्वतंत्रता को हम फ्रीडम कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहां से कुछ सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल यह आ सकता है कि सबसे ऊपर कौन है? अब इंडिया का कितना हो गया? 51। सबसे ऊपर भी कोई होगा? तो भैया सबसे ऊपर 95 पॉइंट्स के साथ है आइसलैंड। सबसे ऊपर कौन है? आइसलैंड जो है वो पहले नंबर पर है। आइसलैंड में इंटरनेट को लेकर स्वतंत्रता जो है वो सबसे ज्यादा है। और सबसे खराब, जरा गैस करके बताओ, सबसे खराब कौन होगा? सबसे ज्यादा स्वतंत्रता कहां पर है? आइसलैंड में। भारत कहीं बीच में आता है, 51 स्कोर है। सबसे खराब, स्वतंत्रता ही नहीं है इंटरनेट को लेके। कौन सा देश हो सकता है? सोचिए जरा, कौन सा देश हो सकता है? आप जरा गैस करिए फटाफट से, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। बिल्कुल अरुण, बिल्कुल पल्लवी, सभी ने एकदम। पाकिस्तान में तो इंटरनेट ही नहीं आता बेटा, स्वतंत्रता क्या होगी? ठीक है, इंटरनेट तो आना चाहिए ना स्वतंत्रता के लिए। कौन सा देश? आंसर मेरे पास सही आ रहा है। सबसे खराब स्वतंत्रता है ही नहीं इंटरनेट को लेके, चाइना। कहां है? चाइना, क्योंकि वहां की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, वहां अलाउ ही नहीं करती। ठीक है, चाइना इज द प्लेस। क्या है? चाइना इज द प्लेस। पाकिस्तान वाले तो अभी भी 2G नेटवर्क लेके घूम रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मूवी डाउनलोड होती है 7 दिनों में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, हु वन गॉर्डन बर्न प्राइज फॉर टेरर अटैक आफ्टर मैथ वर्क। एक किताब है आफ्टर मैथ के नाम से, उसको एक अवार्ड मिला है। अवार्ड क्या है? एक किताब है आफ्टर मैथ के नाम से, उसको एक अवार्ड मिला है, गॉर्डन बर्न प्राइज मिला है। क्या मिला है? गॉर्डन बर्न प्राइज मिला है। अब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि जिसको ये प्राइज मिला है, इनको मिला है,
ये लेडी ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन की लेडी, अब इंडियन शब्द आ गया तो न्यूज अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये लेडी ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन की है। प्राइज का नाम देख लीजिए, गॉर्डन बर्न प्राइज है। क्या नाम है? गॉर्डन बर्न प्राइज। गॉर्डन बर्न प्राइज ना भैया, व्हाट्सएप इतने भी बुरे नहीं है, व्हाट्सएप चल जाता है, नहीं तो खुद जाके बता आते हैं कि ये कहना है। दरवाजे दरवाजे आते हैं। गॉड, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। गॉर्डन बर्न प्राइज क्या है? गॉर्डन बर्न प्राइज, ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन। वो देखा था एक स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें वो कहता है कि यार मैंने कल रात अपना BSNL के कनेक्शन पे मूवी डाउनलोड करने के लिए लगा दी थी, तो कंपनी वाले मेरे घर आ गए, कह रहे यार आपने क्या डाउनलोडिंग पे लगा दिया, हमारे तो तार जल गए। ठीक है, तो वही हालत है वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गॉर्डन बर्न प्राइज वर्ड है, आंसर है इसका प्रेटी तनेजा। आंसर क्या है इसका? प्रेटी तनेजा। प्रेटी तनेजा इज द आंसर। नॉर्थ कोरिया में तो है ही नहीं। प्रेटी तनेजा इज द राइट आंसर। प्रेटी तनेजा इज द राइट आंसर। गॉर्डन बर्न प्राइज किसको मिला है? प्रेटी तनेजा को मिला है। किसको मिला है? प्रेटी तनेजा को जो है गॉर्डन बर्न प्राइज मिला है। प्रेटी तनेजा को जो है गॉर्डन बर्न प्राइज मिला है। हाँ, अच्छा है BSNL, बिल्कुल। अगर आपको फ्री समय चाहिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप एक काम लंबे समय तक करते रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप आज प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं और आपकी डेडलाइन 1-1.5-2 साल बाद की है तो बहुत अच्छा है BSNL का इंटरनेट। लगाइए, बिल्कुल, खुद भी मजे में रहो और सबको मजे करवाओ। आगे बढ़ते हैं। ये भी बढ़िया खबर है। 2023 में हमारा फीफा वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने जा रहा है। 2023 में हमारा जो है फीफा वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू समीक्षा, क्या होने जा रहा है? कहां पे होने जा रहा है? विमेंस वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने जा रहा है 2023 में। ठीक है, स्पोर्ट्स की बात हो और स्पेशली विमेन की बात हो तो भाई ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं? थैंक यू जयकिशन। अब इसमें पूछ क्या रहे हैं? सवाल क्या है? सवाल कह रहे हैं कि जब भी कोई इवेंट होता है ना तो एक मैस्कॉट बना दिया था। एक कभी किसी पक्षी को बना देते हैं, कभी किसी जानवर को बना देते हैं जो सिग्निफाई करता है उस इवेंट को। तो इस इवेंट को सिग्निफाई करने के लिए एक मैस्कॉट बनाया गया है। पूछा जा रहा है कि इस मैस्कॉट का नाम क्या है? इस मैस्कॉट का नाम क्या है? तो देखिए, मैस्कॉट की शक्ल ये रही। ये ऑफिशियल मैस्कॉट है फीफा वर्ल्ड कप वुमेन का। अब ये है क्या? ये पेंगुइन है। ये क्या है? पेंगुइन है। पेंगुइन ऑफिशियल मैस्कॉट है और इस पेंगुइन का नाम है ताजुनी। इसका नाम क्या है? ताजुनी। इसका नाम क्या है? ताजुनी। तो ताजुनी जो है वो क्या है? वो ऑफिशियल मैस्कॉट है जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप जो है होने जा रहा है। कब? 2023 में। 2023 में जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है विमेन वाला, उसमें। ठीक है, चलो, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू वेरी मच। इतने वंडरफुल कमेंट्स करते हो तुम लोग, बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो, आखिरी सवाल। आखिरी सवाल क्या कहता है? आखिरी सवाल कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार किसने अनाउंस किया है ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट एवर, सबसे दुनिया का पहला विमेन, देखिए फिर विमेन का नाम है, विमेन ओनली डिजिटल सेंटर। दुनिया का सबसे पहला विमेन ओनली डिजिटल सेंटर कौन अनाउंस करके आया है? किसने अनाउंस किया है? विमेन ओनली डिजिटल सेंटर भारत का पहला। भारत का पहला। तो आंसर के लिए मैंने इमेज लगा रखी है। आंसर है HDFC सिक्योरिटीज। आंसर क्या है? HDFC सिक्योरिटीज ने भारत का जो है पहला डिजिटल DC जो है डिजिटल सेंटर वो बनाया है विमेन। याद रखिएगा, विमेन को लेके। तो ये हमारे आज के बढ़िया बढ़िया से करंट अफेयर्स थे, बढ़िया बढ़िया सी वोकैबुलरी थी। होपफुली आपको समझ में आया होगा, थोड़ा रिटेन भी कर पाओगे। मैं हमेशा की तरह यही कहता हूं, जब क्लास ओवर हो जाए तो कोशिश करना 2 या 3 घंटे में टेलीग्राम पर जो मैंने आपको भेजी हुई है PDF, उसको 5 मिनट के लिए देख लेना। भूलोगे नहीं एग्जाम तक, ये बात डन है। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा।
आप सारे कल दोबारा मेरे साथ सुबह 8 बजे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आ रहा हूं। इसके साथ साथ कोई क्रैश कोर्स में ग्रामर का भी स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पर। एब्सोल्युटली, मतलब करना ही करना है, और मेरे पास थोड़ा सा समय भी है तो मैं कर सकता हूं। तो उसके लिए भी आप जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप कनेक्टेड रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो उसको भी कर लीजिएगा। अच्छा लगता है कि आप इंटरेस्ट शो करते हो। इसी एनर्जी के साथ हम लोग जो है कल मिलते हैं सुबह 8 बजे नए समाचारों के साथ और नए वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ। होप टू सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।